हेलो एंड वेलकम बैक टू जेबी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ हैं अश्मित और 21 क्वेश्चंस हैं आज फिर से। आइए करते हैं शुरुआत। ये क्वेश्चंस आपको हर एक कैटेगरी, हर एक वैरायटी से मिलेंगे और इन सब क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही क्वेश्चंस पास्ट में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप भी पास्ट के क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना प्रैक्टिस बिल्डअप करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि आने वाले सारे वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन अस्मित आपके सामने है। आपको इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन चूज करना है। दिस बुक बिलोंग्स टू हर, शी, हर्स, हरसेल्फ। ऑप्शन ए हर। दिस बुक बिलोंग्स टू हर। हम्म अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसे कर दूं, दिस बुक इज, फिर क्या होगा? दिस बुक इज। हाँ, हर सेल्फ। ओके। मुझे इसे समझ में नहीं आ रहा है। समझते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। वैसे आपका आंसर सही था, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट काम ये करता हूँ कि आपके लिए मार्क्स, आपको +5 यहाँ पे कर देता हूँ। और देखिए, इसको अलग अलग तरीके से अगर सेंटेंस शुरू ऐसे होता, मान लीजिए शी ओन्स दिस बुक, तो हम्म यहाँ पर शी का इस्तेमाल होता। अगर मुझे ये कहना होता कि सिर्फ वही लड़की और कोई और नहीं, जो ओनरशिप है उस किताब की वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की है, किसी और की नहीं, तो कहता शी ओन्स दिस बुक हरसेल्फ। ठीक है। हम्म अब जैसे यहां पर आया दिस बुक इज, तो ऐसे में आप करेंगे हर्स। अच्छा, हर तो एक क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन है ना। ओके, सो पोजेसिव में भी जब आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाते हैं ना तो वो हर्स हो जाता है। जैसे आई का पोजेसिव सब्जेक्टिव फॉर्म होता है माई, हम्म तो माई कार इज रेड। लेकिन अगर आपको कहना हो रेड कार इज, और आप ये कहना चाहते हैं कि वो मेरी है, मैं उसको ओन करता हूं, तो आप कहते हैं माइन, राइट। तो हम्म उसी तौर से, उसी तरीके से अगर आप हर हर एक प्रोनाउन का अलग अलग पोजेसिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे तो वो आपको क्लैरिटी देगा। इसमें सबसे आसान है ही का, वो हिज ही रह जाता है हर जगह। ऑफ कोर्स हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ही का फिर वो हिमसेल्फ बन जाता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। लेकिन यहाँ पर पोजेसिव सब्जेक्टिव में हर होता। और जैसे हर बुक, अगर फिर से यहाँ पर कुछ ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए हर बुक इज नाउ लॉन्च्ड, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको इस्तेमाल करा। पोजेसिव है यहाँ भी, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर वो हर्स हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? नहीं नहीं, परफेक्ट। क्लियर। वैसे द बेस्ट पार्ट इज आपको +5 फिर भी मिल गए। अब देखिए, अब इसको, इस इडियम को आपको कंप्लीट करना है। इडियम क्या है? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, swallow, टेस्ट, ईट। बाइट ऑफ, किसी चीज को काटना, किसी चीज का बाइट लेना। मोर देन, ज्यादा। यू कैन, जिसको आप क्या कर सकते हैं, चू कर सकते हैं, चबा सकते हैं, या निगल सकते हैं, या फिर चख सकते हैं, या खा सकते हैं। क्यों होना चाहिए ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इसका क्या मतलब, क्या होता है? क्या कहते हैं इसको,
ऐसे इसका लिटरल मीनिंग तो सर्व सीम, सर्व करके कुछ होता है ना, सर्व सीम। सॉरी, देखिए बाइट ऑफ, क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए बाइट ऑफ, आपने एक ऐसा बड़ा बाइट ले लिया जिसको आप चबा नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? आप इस मेटाफोर को लेकर अगर आपको समझना हो कि ये किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, आप इस मेटाफोर को लीजिए और उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करिए। और ये मैं अपने सारे ही ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, इडियम्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने इसको बना रखा है। 90% इडियम्स में अगर आप हर एक वर्ड के मीनिंग को लेकर उसको एक मेटाफोर के तौर पे रख के और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकल आएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है बाइट ऑफ, मतलब ऐसा बाइट लेना जिसको आप चबा ना सको। तो ऐसा काम करना, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जिसको आप निभा ना सको, उसके लिए होता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। सो अगर मुझे कहना हो कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में अपना नाम दे दिया है, ऑफ लेट ये हो भी रहा था मेरे साथ वैसे मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में अपने आप को एनरोल कर लिया है कि मैं हर प्रोजेक्ट में जितना टाइम मुझे देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहा हूँ। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका फोकस नहीं रह पाता, आप के जो काम की क्वालिटी होती है वो बिगड़ जाती है। तो बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं, बट अल्टीमेटली मीनिंग इसका ये होता है कि आपने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हाँ भर दी जो आप पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है। गुड जॉब। ये देखिए, ये ऑब्वियसली आपको बेशक इसका मीनिंग पता नहीं था, लेकिन आप समझ गए थे कि यहाँ पर चू होना चाहिए। और ऐसे जो ट्रिक्स होते हैं ना वो काफी काम आते हैं। अब आपको सिनोनिम बताना है एग्जॉस्टेड का। वेरी सैड, टायर्ड, अवेयर, एक्साइटेड। एग्जॉस्टेड, टायर्ड। ओके, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड। एग्जॉस्टेड, अगर मैं बोलूं टायर्ड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वैसे है तो सही, तो मैं +5 तो मार्क कर देता हूं। लेकिन जब आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, टायर्ड अगर थका हुआ है ना, तो एग्जॉस्टेड का मतलब हो गया बिल्कुल ही ड्रेन। हाँ, कुछ मतलब बचा ही नहीं है। एग्जैक्टली कुछ बचा हुआ नहीं है शरीर में, मैं इतना काम करके थक चुका हूं कि मतलब मुझे बेड मिले और मैं पड़ जाऊं, तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्टेड। टायर्ड, अब सुबह से क्लासेस चल रही हैं तो आई एम फीलिंग टायर्ड, मतलब आप थका हुआ महसूस कर रहे हो। तो एक, अगर वो पॉजिटिव डिग्री है तो ये सुपरलेटिव से भी ऊपर है, तो उसको इस तरीके से देखिए। बाकी सही है। वेरी सैड का मतलब बेहद दुखी, अवेयर का मतलब किसी चीज की जानकारी रखना, और एक्साइटेड का मतलब किसी चीज को लेकर खुश होना। तो यहाँ पर ये तीनों ही सिनोनिम नहीं है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, तो यहाँ पर टायर्ड, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। I'm looking forward dash the weekend. I'm looking forward in the weekend, for the weekend, to the weekend, या फिर at the weekend. I'm looking forward. ऑप्शन सी। लेकिन इसके साथ अक्सर लोग टू का भी इस्तेमाल करते हैं, I'm sorry, फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहते हैं I'm looking forward for the weekend, तो वो क्या गलत है क्या? वर्ड वीकेंड के लिए, सॉरी, एक सेकेंड, मुझे ठीक से भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पाऊंगा उसको। चलिए मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। लुक फॉरवर्ड फॉर लोग बोल देते हैं और उनको लगता है जैसे वीकेंड आने वाला है तो मैं वीकेंड के लिए वेट कर रहा हूं। तो अक्सर जब हिंदी से ट्रांसलेशन किया जाता है ना, तो वहां पे लोगों की गलती हो जाती है। देखिए, मैं जब बार बार ये कहता हूँ ना कि हिंदी से ट्रांसलेशन करने में गलती होती है, मैं हिंदी को डिमीन करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों लैंग्वेज का जो नेचर है वो काफी डिफरेंट है। हिंदी में कोई चीज कहने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है, और इंग्लिश में उसी चीज को कहने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। काफी सिमिलैरिटीज भी है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका सोर्स हमेशा हिंदी रहेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी।
और खासतौर पे प्रेपोजिशन में, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो आप एडिशनली इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड को लेकर के, जिसका इस्तेमाल की इंग्लिश में होता ही नहीं हेलो। है। आ रही आवाज? आ रही है। ओके, तो इस वजह से इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी आपको मिल गए +5। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, dash apples are grown in many countries। apples are grown in many countries and the, या फिर कोई आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। apples are grown in many countries। नो आर्टिकल या फिर द। okay, so the right answer is no article। apples are grown in many countries। यहाँ देखिए एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, और क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो ए और एन का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अश्मित इस वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूं, अब बताइए। ऑफ वो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल, क्वालिटी एप्पल। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एप्पल आई बॉट। यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको जज नहीं करना है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एप्पल आई बॉट, या फिर आई हैव बॉट, चलिए आई हैव बॉट कर देते हैं। ये एप्पल की वो बेहतरीन नस्ल है जो मैंने खरीदी है। अब बताइए, क्या अब यहाँ पर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? ओह नाइस। नहीं, या फिर द। सॉरी, मैंने सुना नहीं, फिर से जोर से बोलिए जरा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे द या फिर नो आर्टिकल लग रहा है। ओके, देखिए इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कई बार आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए आपको एक अलग से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन उसका आपके स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जैसे दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एप्पल आई बॉट, ये बेस्ट क्वालिटी एप्पल है जो मैंने खरीदे हैं, और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि एप्पल कितने देश में उगाए जाते हैं और किस तरह के एप्पल उगाए जाते हैं किस किस देश में। अगर मैं यहां पर कहता कि ए एंड द के बदले एक ऑप्शन दीज भी होता, तो फिर वहां कंफ्यूज हुआ जा सकता था, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एप्पल आई बॉट, ये बेस्ट क्वालिटी का एप्पल है जो मैंने खरीदा है, और एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी कंट्रीज, यहाँ पर आर्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब एक और पेयर देखते हैं। सॉरी, मान लीजिए मुझे कहना हो अब बताइए यहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई हैव डैश काउ एंड डैश डॉग। दोनों में ही हाँ, आई हैव अ काउ एंड अ डॉग। अब अगर मुझे आगे कोई भी सेंटेंस लिखना हो, मान लीजिए अब बताइए। और तब इसमें नो आर्टिकल ले सकते हैं क्या, जैसे पहले वाले में है? आई एम सॉरी। इसमें भी आर्टिकल ही न लेना है, यही 4 हाँ ऑप्शन में से? हाँ,
अब यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है, मुझे मुझे नो आर्टिकल लग रहा है। देखिए कॉमन नाउन है तो आर्टिकल तो आएगा इसमें, अच्छा, और वो भी द। सिंगुलर फॉर्म में है तो आर्टिकल तो आएगा। आर्टिकल को आप स्किप नहीं कर सकते यहाँ पर, ओके। और स्किप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके पास प्री टेक्स्ट आ चुका है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई इंसान है जिसके पास एक गाय है और एक और एक, कुत्ता है। हाँ। अब उसी गाय और उसी कुत्ते की बात हो रही है, दुनिया के किसी भी रैंडम गाय की और दुनिया के किसी भी रैंडम कुत्ते की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब द, आगे आएगा तो ये बन जाएगा द, द, और यहाँ भी ये द ही द, रहेगा। सो द काउ इज रियली नाइस बट द डॉग कीप्स इरिटेटिंग इट। ठीक है। मुझे बस इसी दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था, द और नो आर्टिकल। हाँ, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जो सेंटेंस मिला है, जहां पर सवाल आपसे पूछा गया है, उसके पहले जो आपको सेंटेंस मिला है, क्या वो एक्चुअली आपका कॉन्टेक्स्ट सेट करने में कोई हेल्प कर रहा है? अगर या आंसर फिर हाँ है नहीं। तो फिर द का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आंसर ना है तो फिर आप, जैसे इस केस में क्योंकि ये प्लूरलाइज्ड पहले से है तो वहां पर आप नो आर्टिकल ही रहने दीजिए। आइए देखते हैं अगला। आपको एरर ढूंढना है। द चीफ with all his men were arrested yesterday. ऑप्शंस हैं आपके पास। The chief with all his men were arrested yesterday, और नो एरर का भी एक ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कोई एरर है ही नहीं तो फिर आप नो एरर भी बोल सकते हैं। चीफ। The chief with all his men were arrested yesterday. मैं थोड़ा टाइम ठीक से देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी अगर ऐसे ही कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको लगता है पॉज करके देखने से या फिर थोड़ा सा फोकस्ड रहने से आपको आंसर मिल जाएगा, तो प्लीज करिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम है नहीं। तो ऐसे में आप जितना ज्यादा प्रिपेयर रहेंगे, जितना ज्यादा चीजों को समझकर आंसर करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अक्सर कई बार लोग तुक्का लगा देते हैं, और वो तुक्का काम भी कर जाता है, लेकिन तुक्का इज नेवर गोना हेल्प यू गेट एनीवेयर। उसका रीजन ये है कि हो सकता है आपका एक सवाल इसकी वजह से सही हो जाए लेकिन चार गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका लॉजिक सही रहेगा तो कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी। नो एरर नहीं नहीं, बी। विथ ऑल हिज मैन। हाँ। क्या प्रॉब्लम, क्या है, कहाँ है प्रॉब्लम, बताइए। विथ में। अच्छा, तो यहां पर देखिए, दी चीफ, जो सरगना था या फिर जो मुखिया था, विथ ऑल हिज मैन, जो उसके जितने भी गुर्गे थे उन सबके साथ, वर अरेस्टेड yesterday, उन सबको कल गिरफ्तार कर लिया गया। ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। अब देखिए यहां पर द चीफ हमारा सब्जेक्ट है, विथ ऑल हिज मैन, यहाँ पर ऑल हिज मैन जो यूज हो रहा है वो बेशक आपको एक सेंस क्रिएट करके दे रहा है कि प्लूरलाइज हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट हमारा द चीफ है। तो इस वजह से प्रॉब्लम पार्ट सी में है। अच्छा। वर अरेस्टेड yesterday, यहाँ पर होना चाहिए था was arrested yesterday। तो इसके लिए आपको मिल गए -1। लॉजिक समझ आ गया? हाँ, समझ में आ with, along with, as well as, तो इन सब का इस्तेमाल होने के बाद इमीडिएटली आपको ये जहन में आना चाहिए कि ये सेंटेंस मुझे सिर्फ, या फिर ये फ्रेज मुझे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मेरा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो इस फ्रेज के पहले है। आइए देखते हैं अगला सवाल। One of his friend has been injured in an accident. One of his friend has been injured in an accident. और अश्मित, मैं आपको बोलूंगा ऑप्शंस से पहले आप प्लीज स्टेटमेंट को, जितनी बार देखना हो प्लीज स्टेटमेंट को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस देखेंगे तो हो सकता है आपको आंसर ना मिल पाए।
one of his friends has been injured in an accident. और ये बहुत कॉमन है। इस पे आने वाले क्वेश्चंस की अगर आप नंबर काउंट करोगे तो पता चलेगा हर साल में आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। किसी एक साल की बात नहीं है, एवरी ईयर यू वुड सी दीज क्वेश्चंस। हैज में प्रॉब्लम लग रहा है मुझे इसमें। ओके, तो बताइए। ऑप्शन बी। ओके, देखिए आपने ऑप्शन बी बोला, इस वजह से आपको नंबर तो मिल गए 5 पूरे, लेकिन प्रॉब्लम हैज में नहीं है, प्रॉब्लम फ्रेंड में है। फ्रेंड्स। क्यों फ्रेंड्स क्यों होगा? उनके सभी दोस्तों में से एक दोस्त। एग्जैक्टली exactly. या तो आप ऐसा कहेंगे वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज बीन इंजर्ड, या फिर हिज फ्रेंड। अगर एक ही की बात हो रही है तो उसमें वन ऑफ हिज फ्रेंड का इस्तेमाल क्यों करेंगे? द मोमेंट यू से वन, दैट मीन्स आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। या फिर वन का आप सीधा इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोनाउन के तौर पे, वो एक अलग कहानी है। एक सब्जेक्ट के तौर पे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो फिर एक अलग कहानी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टेटमेंट्स की, ऐसे सिचुएशंस की जहां पर आप कहते हो कि बहुत सारे लोगों में से एक, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ माय कॉलीग्स, वन ऑफ द एम्प्लॉइज। तो हमेशा वन के बाद आगे जो आने वाला नाउन रहेगा वो प्लूरलाइज रहेगा। सो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था, फ्रेंड नहीं। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स होता तो फिर ये नो एरर वाली कैटेगरी में जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन। I shall not stay long than I can help. मैं जितनी देर तक हेल्प कर पाऊं उतनी देर तक ही रुकूंगा, कहने का मतलब ये है। I shall not stay, मैं नहीं रुकूंगा। Long than I can help, जब मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो मैं निकल जाऊंगा, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन है आपके पास I shall not stay, long than I can help, और नो एरर भी है एक ऑप्शन। तो कहने की यहाँ पर बात हो रही है ये कि अगर मैं हेल्प कर पाया तो फिर तो मैं रुकूंगा, नहीं कर पाया तो मैं निकल लूंगा। I shall not stay long than I can help. नो एरर, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कहना है अश्मित का, और इसकी वजह से अश्मित आपको मिल गए -1, क्योंकि देखिए यहां पर देन आया। देन का मतलब क्या हुआ? यहां पर कंपेयर हो रहा है, कुछ कंपैरिजन की बात हो रही है। हाँ। तो यहां पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में क्यों रहेगा? लॉन्गर। एग्जैक्टली exactly. तो यहां पर होना चाहिए था आई शैल नॉट स्टे लॉन्गर देन आई कैन हेल्प। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। द प्राइम मिनिस्टर लिव्ड इन 7 रेस कोर्स रोड, और प्राइम मिनिस्टर का जो पहले का रेसिडेंस था वो रेस कोर्स रोड, 7 रेस कोर्स रोड पे था। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में भी देखा होगा 7 RCR बोला जाता था। तो पहले तो उन्होंने नाम चेंज किया, रेस कोर्स रोड का नाम अब कुछ और है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन रेस कोर्स रोड नहीं रहा अब उसका नाम। और दूसरी चीज, पीएम का रेसिडेंस भी अब शायद वहां से शिफ्ट हो गया है। खैर, वो तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। लेकिन अभी फिलहाल ये बताइए कि क्या इस सेंटेंस में आपको लगता है कोई एरर है? द प्राइम मिनिस्टर लिव्ड इन
सेवन रेस कोर्स रोड। ये रेस कोर्स रोड जो है रोड का नाम है था, सॉरी। ऑप्शन बी में लग रहा है मुझे। क्या प्रॉब्लम है ऑप्शन बी में? वहां पे लीव्स होना चाहिए था। अच्छा, लीव्स। मैंने बताया, अभी तो बताया आपको कि वो उनका जो रेजिडेंस है वो अब शिफ्ट हो गया। अब जो पीएम हाउस पहले हुआ करता था वो नहीं है, तो इसी अच्छा। वजह से तो वहां पर अब लिफ्ट का मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ सॉरी। लेकिन आपका आंसर सही है वैसे। लिव्ड इन, आप रोड में रहते हैं क्या? नहीं। तो लिव्ड इन सेवन रेस कोर्स रोड, इसका कोई सेंस बनता है? हम्म, लिव्ड एट 7 RCR होना चाहिए था। यहाँ पर जो अच्छा प्रॉब्लम ऐड है वो होना चाहिए। preposition का है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब अच्छा, ये आ गया, फिलिप्स आ गए। आई डैश द फिल्म लास्ट वीक, आई सी द फिल्म लास्ट वीक, आई सॉ द फिल्म लास्ट वीक, आई सीन द फिल्म। ओके, इसको मैं एक साथ कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। आई सी, सॉ, हैव सीन, हैड सीन द फिल्म लास्ट वीक। सॉ। आई ओके, सॉ द फिल्म लास्ट वीक। चलिए आपको +5 तो मिल गए, लेकिन ये बताइए मुझे कि यहाँ पर हैड सीन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि ये भी तो पास्ट में है। मान लिया कि ये और ये दोनों प्रेजेंट में है, और लास्ट वीक से आपने इसको लिंक करके देख लिया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन सॉ और हैड सीन ये दोनों ही तो पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट बनाएगा और ये पास्ट परफेक्ट बनाएगा। तो पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बनाया आपने? पास्ट परफेक्ट तो क्या कहते हैं, इवेंट्स जो फर्दर इन द पास्ट, जो बहुत बीत चुका होता है। ओके, तो आपको कैसे इस- पता कि ये, अच्छा लास्ट वीक है तो ये ज्यादा पहले की बात नहीं है इस वजह से? हाँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लास्ट वीक के बदले इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, अब बताइए। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, वो अक्सर जो लोग फिर से लिटरल ट्रांसलेशन की बात करते हैं ना, चुका है, हम्म, चुके हैं, चुकी है, कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, तो उसमें स्टार्टर्स के लिए वो ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उस पर बिल्ड करते करते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसकी गहराई को, इंग्लिश की गहराई को समझते जाते हैं, तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे लिए लास्ट वीक और 20 years अगो में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर वर्ब को पिक करना हो तो ठीक। मैं फिर भी यहाँ पर सिंपल पास्ट ही बनाऊंगा, इसको ये मैं पास्ट परफेक्ट नहीं बनाऊंगा, है ना? हम्म, तो आपने जैसे क्लियरली अभी बोला फर्दर इन द पास्ट, तो आपके पास या तो एक एडिशनल क्लॉज होना चाहिए जो कि आपको क्लियरली बताए कि इस बहुत। एक्शन के बाद कुछ और एक्शन हुआ, तब आप इस एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते। वही वाला हाँ। एग्जांपल जो हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, right। राइट? हम्म, तो हम्म, उस तरह वाला एग्जांपल, या तो कुछ ऐसा होता, या फिर यहां पर टाइम का इंपॉर्टेंस ना देकर एक्शन का इंपॉर्टेंट, और वो भी पास्ट एक्शन का इंपॉर्टेंस, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बता पाना, क्योंकि आप पास्ट पहले डिक्लेयर जैसे ही करना चाहते हो, हम्म, तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर दो ही ऑप्शन होते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, आई डैश द फिल्म और सी और हैव सीन हटा दिए, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, सॉ और हैड सीन। तो उस केस में आई सॉ और आई हैड सीन, ये दोनों उस केस में फिर करेक्ट किए, कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर सेंटेंस आ रहा है, तो बिना एक एडिशनल क्लॉज के पास्ट परफेक्ट को बनाना पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आपके पास उस टाइम जोन को सेट करने के लिए कोई अदर बेंचमार्क है ही नहीं जिससे आप कंपेयर कर पाए। हम्म, ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में आपको मिल गए +5। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन, फटाफट से करते हैं। He asked me what I wanted, wanted, had been wanted.
लास्ट ऑप्शन बड़ा कमाल का है, आई हैड बीन वांटेड। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इट इज, ही आस्क्ड मी शुरुआत में, और ये पैरेलल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, सही है, क्योंकि शुरुआत में आपका सिंपल पास्ट से चला आ रहा है, और यहां पर भी व्हाट आई वांटेड ही होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ही हैड आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, क्योंकि उसने पूछा पहले, या फिर मैंने चाहा पहले होगा, तो उस वजह से शायद हैड वांटेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, और दोनों क्लॉजेस डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो डिपेंडेंसी तो एक सेंस है ही, और दूसरा यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। तो डायरेक्ट स्पीच में आप सिंपल जो भी आपके पास पास्ट टेंस का रहता है, सॉरी प्रेजेंट टेंस का रहता है, आप उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं मान लीजिए कहता ही सेड कॉमा व्हाट डू यू वांट, तो उस केस में, और ही सेड टू मी कॉमा एंड देन कोट्स व्हाट डू यू वांट, तो उस केस में ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनता, ये डायरेक्ट स्पीच कुछ ऐसा बनता। तो उसको इस तरीके से देखिए। 12th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ वाइल्ड गूज चेज। आपको बताना है इस इडियम का मतलब। 12वां क्वेश्चन है, वाइल्ड गूज चेज। गूज एक चिड़िया होती है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, मतलब इंडियन नहीं है, इंडियन बर्ड फैमिली नहीं है उसकी। जैसे वेब सीरीज वगैरह फॉलो करते हैं, तो इंटरनेशनल वेब सीरीज में काफी बार देखा होगा आपने। ऑप्शंस है आपके पास, अ सक्सेसफुल सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल। आप किसी चीज के लिए, किसी कीमती चीज के लिए, किसी वैल्यूएबल चीज के लिए जो तलाश कर रहे हैं, उसकी पूरी मतलब सक्सेसफुल होना, उसकी सर्च, उसकी तलाश पूरी होना। अ पॉइंटलेस परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल, कोई ऐसा काम करना जो कि पॉइंटलेस है, वो जिसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर आता है रिलैक्सिंग वॉक इन द नेचर, बिल्कुल आराम से पैदल चलना नेचर में। जैसे मान लीजिए आप कभी हिल्स पे जाते हैं या बीच पे जाते हैं, तो बस तसल्ली से आप चाहते हैं कि वहां पे आराम आराम से मतलब गश्ती करते हुए जो कहते हैं, वो टहलना, चहलकदमी करना। और फिर कंपटीशन इन्वॉल्विंग गीज, तो गूज का प्लूरल होता है गीज। तो यह बात हो रही है एक ऐसा कंपटीशन जिसमें बहुत सारे गूज को इन्वॉल्व करके कोई गेम खेला जाता है या कोई कंपटीशन किया जाता है। तो ऑप्शन बी बताइए। होना चाहिए इसमें। ऑप्शन बी, एग्जैक्टली। तो क्या ये वाला आपको पहले से पता था इडियम? नहीं, इसका मुझे एक पता था, क्या कहते हैं, अनसक्सेसफुल चीज। इन सक्सेस सॉरी एन अनसक्सेसफुल चेज, हाँ। एग्जैक्टली। तो आपने वाइल्ड गूज चेज का उससे उसको लिंक करके देखा। देखिए वाइल्ड गूज, वाइल्ड है, पालतू नहीं है, और चिड़िया है, तो आप उसका पीछा करके क्या मिल जाएगा? हिंदी में कहावत है ना, हम्म। वो कौवा, कौवे के पीछे दौड़ने वाली कहानी। तो उससे कोई कुछ अचीव नहीं होने वाला है। अक्सर लोग हिंदी में भी वो बात कहते हैं कि वो करने से कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही जब आप इंग्लिश में वाइल्ड गूस चेज कहते हैं, तो इसका मतलब है कि बॉस आप जो काम कर रहे हो उसका कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको 12th क्वेश्चन के लिए मिलते हैं पूरे 5। और आइए देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेजल वर्ब कम अप विथ का आपको मतलब बताना है। टू डिसअग्री स्ट्रांगली, किसी चीज से बेहद असहमत होना। टू इन्वेंट और क्रिएट समथिंग न्यू, कोई नई चीज बनाना या तलाश करना। इन्वेंट करना मतलब भी बनाना ही, और क्रिएट करना भी बनाना ही है, तो बनाने से उसको देखिए। रिलैक्स एंड इन्वेंट मतलब बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाना, और अराइव एट अ डेस्टिनेशन, जहां पर आप कहते हो कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाना। come up with। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, टू इन्वेंट और क्रिएट समथिंग न्यू, बिल्कुल सही आंसर है। जब आप कम अप विथ का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं
कि कोई नया आइडिया आइडिया, कोई नया या सजेशन। प्लान। Exactly. So he came up with a new plan. He came up with a new idea. He came up with this project. He came up with this job opportunity. तो इस तरीके के केसेस में आप जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है come up with। तो 13th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कहता है। I need to hurry because I'm running dash time for my meeting. I'm running out of time. I'm running behind on time. I'm running up to time. I'm running into time for the meeting. ऑप्शन ए। क्या होता है इसका मतलब, वो भी बता दीजिए। मतलब समय कम है मेरे पास। हाँ, तो कोई भी चीज जब खत्म होने वाली होती है तो आप कहते हैं I'm running out of this thing. So your mobile phone is running out of battery, right? लिटरल नहीं, आप एकदम से बैटरी का परसेंटेज चेक करने लग गए। या फिर I'm running out of sugar, I'm running out of milk, I'm running out of ideas, I'm running out of thought processes। तो उस केस में आप run out का इस्तेमाल करते हैं जब आप कहना चाहते हो कि अब खत्म होने वाला है ये चीज खत्म होने वाली है, तो वहां पर run out of का इस्तेमाल होता है। 14th question was complete. I think 15th question, she finally decided to dash her studies and get a job. Break down her studies, take off her studies, carry on her studies, or drop out of her studies. उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई को क्या करेगी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इट इज। ड्रॉप आउट ऑफ का मतलब होता है पढ़ाई के केस में या कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो वहां पर आप ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे आपने कई बार लोगों को बोला भी होगा आई एम अ ड्रॉप आउट, या फिर आई एम एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, तो मतलब इंजीनियरिंग उन्होंने छोड़ दी बीच में, वो ये कहना चाहते हैं। और ड्रॉप आउट ऑफ स्टडीज, हर स्टडीज, तो मतलब उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर एक जॉब पाएगी या फिर एक जॉब लेगी। तो 15th क्वेश्चन के भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। 16th क्वेश्चन, माय नेबर ऑफर्ड टू डैश माय पेट्स व्हाइल आई एम अवे। लुक आफ्टर माय पेट्स, मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया कि वो मेरे पेट्स को जब ऑप्शन मैं नहीं होगा। लुक आफ्टर मतलब मैं ऐसे क्या करता है, मेरी जगह पर उसे देखेंगे, ऐसे करके होता है कुछ भी। मैं देखभाल ठीक से करना। हाँ, देखभाल देखभाल करना। ओके, सो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। लुक एट किसी भी चीज को देखना, उसके लिए आप लुक एट का इस्तेमाल करते हैं। लुक इनटू कोई भी चीज इन्वेस्टिगेट करना, तलाशना। और लुक अप का मतलब होता है ढूंढना। तो 16th क्वेश्चन भी आपने सही करा। आइए देखते हैं 17th क्वेश्चन। आफ्टर अ लॉन्ग डे, ये वाला शायद आप आंसर ना कर पाए। आफ्टर अ लॉन्ग डे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश ऑन द काउच एंड वॉचिंग अ मूवी। I'm looking forward to spacing out, turning down, pulling off, or kicking back on the couch and watching a movie. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक आफ्टर अ लॉन्ग डे, जब कोई आप ये भी समझ लीजिए अश्मित, कि जब कोई बोलता है आफ्टर अ लॉन्ग डे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन बहुत लंबा था, इसका मतलब ये कि काफी टायरिंग दिन था, बहुत सारा काम करना पड़ा उनको उस पूरे दिन में, ये कहने का मतलब होता है इसका। ये भी आ चुका है पहले पास में एग्जाम में। तो long day, when somebody says long day, it means they had to do a lot of things. ये तो मैंने बहुत पहली बार देखा है, पर मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है जैसे याद है। कौन सा? चलिए गेस कर दीजिए, और अगर श्योर है तो वो भी बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क्स दूंगा या नहीं दूंगा। ऑप्शन ए। ओके, चलिए इसके लिए मैं आपको 0 मार्क करता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था कि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। देखिए, पुलिंग जब आप मुझे तो सी और डी में लग रहा है, दोनों में से एक होगा तब। सी और डी में, चलिए देखते हैं। जब आप
स्पेस आउट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज से फोकस हट जाना। मान लीजिए आप मेरे से बात कर रहे हैं और अचानक से आपका ध्यान चला गया कि वो वाली मूवी जो आ रही है वो मैंने नहीं देखी है, मुझे देखनी है। तो आप मेंटली जब एब्सेंट हो जाते हैं, आप किसी और चीज के बारे में डिस्ट्रैक्ट। सोचने लग जाते हैं, तो उसके लिए स्पेस आउट फ्रेज का इस्तेमाल होता है। आई स्पेस्ड आउट एंड लॉस्ट द कंटेंट दैट वाज कवर्ड ड्यूरिंग दिस सेगमेंट। तो उसको बोलते हैं स्पेस आउट। टर्न डाउन का मतलब इसका होता तो है मीनिंग या तो किसी चीज को नकार कम देना, करना। सॉरी। कम करना, फिर नकारना भी हो सकता है जैसे। हाँ, किसी चीज को रिजेक्ट करना या फिर कम करना। सो टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड दैट। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ जब आप टर्न डाउन का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को कोई जॉब ऑफर किया और उसने वो जॉब रिजेक्ट कर दिया, तो आप कहते हैं दैट पर्सन टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर। तो मतलब उसने मना कर दिया, उसने वो ऑफर लेने से मना कर दिया। पुल ऑफ का मतलब कोई ऐसी चीज जो आप में वो काबिलियत है कि आप वो काम परफॉर्म कर पाएंगे। मान लीजिए आई अगर मैं कहता हूं कैन यू पुल ऑफ दिस एक्ट, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम क्या ये नाटक कर पाओगे। तो पुल ऑफ का मतलब होता है कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पाने की कैपेबिलिटी। तो ये हो गया। और किक बैक का मतलब होता है जब आप कहना चाहते हो कि बस मैं तो कूद जाऊंगा बेड पे और पड़ जाऊंगा, बिल्कुल सो जाऊंगा। तो किक बैक का मतलब होता है रिलैक्स करना या फिर लेट जाना। और यहाँ पर 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई वोंट बी लेट। अच्छा, देखिए इसको करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, जैसे कि आपको यहाँ पर, चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। माई फ्रेंड्स एंड आई वोंट बी लेट, विल वी, वोंट वी, वुड वी, वुड आई। टैग लगाना है। माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त और मैं, लेट नहीं होंगे। आई। Will we, won't we, would we, would I? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए क्यों होगा? ये निगेटिव में है ना, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में करेंगे। चलिए, तो पॉजिटिव में तो would we और would I भी था। अब वो आप बता दीजिए क्यों। ओके, देखिए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन वोंट होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, माई फ्रेंड्स एंड आई जब मैं कहता हूं तो उसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होना चाहिए? माई फ्रेंड्स एंड आई। हम्म मैं याद नहीं आ रहा। ओके, जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ आई जुड़ जाए और उसके लिए आपको कलेक्टिवली माई एक, सॉरी, माई होना चाहिए। माई का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब सुन लीजिए। अच्छा सॉरी, बता दीजिए। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब आई जुड़ जाता है, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं यहां पर सब्जेक्ट हमारा होता यू एंड आई, ऑल दोज गर्ल्स एंड आई, कुछ भी हो जाए, अगर उनके साथ आई जुड़ गया तो हमारा फाइनल सब्जेक्ट वी बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन टैग में। ओके। तो सबसे पहली बात तो ये कि माय फ्रेंड्स एंड आई के लिए आपने सब्जेक्ट करेक्ट पिक करा, वी। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म था वोंट, तो यहां से आपने विल को उठाया
और उसके साथ टैग लगाया तो मार्क्स तो आपको सही मिल गए, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा ना, लॉजिक के साथ बताएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ये बताइए, इसमें टैग लगाइए, नोबडी हैज सीन माय फोन, डू दे, डोंट दे, हैवंट दे? नोबडी हैज सीन माय फोन। Do they? आई एम सॉरी, Do they? डू दे? Hmm? चलिए आपको मिलता है -1। Uh, नोबडी हैज सीन माय फोन। seen my phone. यहां पर हैज हमारा मेन वर्ब है या फिर तो हेल्पिंग वर्ब? सॉरी, इतना इजी था, मैंने मिस कर दिया उसको। नहीं नहीं, सवाल तो बताइए, हैज यहां पर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। एग्जैक्टली exactly. तो हमारा जो टैग बनेगा वो किसके साथ बनेगा, हैव या फिर हैवंट के साथ? डू और डोंट का तो सवाल ही नहीं आता। और ये सॉरी, वही पॉजिटिव, बोला, मैंने मिस कर दिया। हाँ, इजी तो था। हैव दे होना चाहिए था। ओके, 20th क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे माइट विजिट अस दिस वीकेंड। We may be visited by them this weekend. This weekend they might be visited by us. A visit from them is possible this weekend. They could be visiting us this weekend. ऑप्शन बी Okay, गलत हो। देखिए, चारों ही ऑप्शंस को देखने के बाद अगर आप ऑप्शन बी तक पहुंचे तो फिर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमारा एक्टिव वॉइस कह रहा है दे माइट विजिट अस, वो हमें पॉसिबिलिटी है। विजिट करेंगे या फिर वो हमारे घर आएंगे। ठीक है, अब यहां पे पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। दे माइट बी विजिटेड बाय अस, मतलब हम उनके घर जाएंगे। वही तो। अब यहां पर लोग कंफ्यूज होकर इसको इस वजह से पिक नहीं करेंगे क्योंकि ये मे बी हो गया, वी मे बी विजिटेड बाय देम दिस वीकेंड। लेकिन करेक्ट सी आंसर हमारा यहां राइट पर है। ये है। ऑब्वियसली अगर यहां पर मे के बजाय माइट होता तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, करेक्ट टू द टी होता। लेकिन यहां पर अब सी हमें क्लोजेस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होगा। देखिए, थर्ड में भी अ विजिट फ्रॉम देम इज पॉसिबल दिस वीकेंड, अब इसका कहीं से भी इसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन तो है नहीं। हाँ, ऑब्वियसली सेंस करेक्ट बताया जा रहा है, सेम सेम सेंस बन रहा है सेंटेंस का, लेकिन आपको सिर्फ सेंस नहीं निकालना, इसका पैसिव बनाना है। एंड दे कुड बी विजिटिंग अस दिस वीकेंड, ये भी सेंस बता रहा है सही, लेकिन ये करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो इस वजह से हमें क्लोज टू, क्लोजेस्ट टू एक्यूरेट या फिर क्लोजेस्ट टू द करेक्ट वन, वो आपको पिक करना है, और वो यहां पर ऑप्शन ए है। ये पता है एग्जाम में क्या करेंगे? और ये मैं कुछ एक क्वेश्चंस निकाल कर देख रहा था। अश्विन, are you there? अश्मित, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ओके, तो मैं कह रहा था एग्जाम में कई बार क्या करेंगे, कैन के बजाय वो कुड का इस्तेमाल कर देंगे या फिर मे के बजाय माइट का इस्तेमाल कर देंगे और वाइस वर्सा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले चारों ऑप्शंस को ठीक से खंगाल लीजिए और फिर समझिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। पेरिस इज नोन एज डैश सिटी ऑफ लाइट्स, अ सिटी ऑफ लाइट्स, एन सिटी ऑफ लाइट्स, द सिटी ऑफ लाइट्स, या फिर नो आर्टिकल। यूर ऑफ कैमरा अश्विन। तो नेट मेरा थोड़ा खराब चल रहा है। कोई बात नहीं। सो Paris is known as dash city of lights. ए, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए।
आर्टिकल भी है इसमें। सॉरी नहीं समझ आ रहा। ऑप्शन क्या, ए एंड डी और नो आर्टिकल? हाँ नो आर्टिकल। ओके। पेरिस इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स। ये नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, पेरिस। तो आपके हिसाब से नो आर्टिकल आएगा, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द सिटी ऑफ लाइट्स। जी। तो ये था आज का हमारा असेसमेंट। आज का आपका स्कोर हुआ 71 आउट ऑफ 105। और फिलहाल के लिए मैं लेता हूं अपनी ऑडियंस से इजाजत। हाँ, इजाजत। आई डोंट नो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बिफोर यू लीव। मिलते हैं जल्दी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।